किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पानी में गिरने से इंसान की मौत नहीं होती। पानी में गिरने से इंसान की मौत नहीं होती, मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां समस्या नहीं बनती, परिस्थितियां समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है जब उससे निपटना नहीं आता। हेलो गाइस, मेरा नाम है अजीम और मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक ऐसी कहानी कि जो आपके लाइफ से रिलेट करेंगी और उस चीज को आप बखूबी जानेंगे। चलो जानते हैं। एक राज्य में एक बड़ा ही बलशाली राजा होता है, क्रूर राजा होता है, गुस्सैल राजा होता है। लेकिन उसमें एक कमी होती है, वो इस बात की कि उसे एक आंख नहीं होती और एक पैर नहीं होता। तो एक बार वो राजा पेंटिंग गैलरी में जाता है और अपने पूर्वजों की पेंटिंग जो लगी है उसको निहारते हुए चलता है। परदादा, दादा, उसके पिताजी कैसे थे, इनके पेंटिंग देखता और सोचता कितने खूबसूरत मेरे पूर्वज थे और एक से एक खूबसूरत थे और एक से एक हैंडसम थे। और जब वो आखिर में आता है तो देखता है कि एक खाली फ्रेम कि जहां पर उसके भी मरने के बाद उसकी तस्वीर लगाई जाएंगी। उसे मौत का डर नहीं था, उसे इस बात की चिंता थी कि भगवान ने मुझे एक आंख नहीं दी, एक पैर नहीं दिया, तो यहां पर कैसी मेरी भक्ति तस्वीर लगेंगी, इतनी बदसूरत तस्वीर लगेंगी। सभी की तस्वीरें खूबसूरत है और आखिर में मेरी तस्वीर एक ऐसी लगेंगी कि ना आंख है ना पैर है। तो इस चीज में वो चिंता में बहुत परेशान हो गया और उसने तुरंत एक सैनिक से कहा कि जाओ शाही चित्रकार को बुला के लाओ, उससे यह कहना कि राजा जी ने तुरंत बुलाया है। तो सैनिक दौड़ते हुए उस चित्रकार के पास जाता है, चित्रकार से कहता है कि राजा जी ने आपको याद किया है और आपको तुरंत बुलाया है। पेंटर को तो अंदाजा लग गया था कि राजा जी कुछ ना कुछ पेंटिंग बनाने के लिए ही मुझे याद किया है। तो वो महल पहुंचता है, राजा जी से मिलता है। मिलने के बाद पेंटर राजा जी से कहता है, बोलिए महाराज, आपने मुझे याद किया। तभी राजा जी कहते हैं, मुझे मेरी तस्वीर बनानी है, जो कि पेंटिंग गैलरी में जो लगी हुई तस्वीर है उन सभी तस्वीरों से मेरी जो तस्वीर है वो बड़ी ही खूबसूरत नजर आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी एक आंख और तुम्हारा एक पैर तुम खो दोगे। अब ये सुनकर पेंटर के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। अब क्या करें? अब पेंटर के सामने इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि उसको एक आंख और एक पैर दांव पे लग चुका है। अब उसको उसकी काबिलियत भी दिखानी है कि वाकई में वो बेहतर पेंटर है। यही सोच में वो अपने घर निकलता है और हर चीज को वो बारीकी से देखता है, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है, पॉजिटिव चीज लेने की कोशिश करता है। तब वो पेंटर अपने घर पहुंचता है, रात भर मेहनत कर कर एक पेंटिंग बनाता है और वो पेंटिंग दूसरे दिन चित्रकार वो पेंटिंग लेकर दरबार में पहुंचता है और जब वो तस्वीर खोली जाती है तो जितने भी दरबार में लोग होते हैं सभी ताली बजाना शुरू कर देते हैं। और यही तालियों की गूंज वो जब पेंटर सुनता है तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और मुस्कान के साथ में उसी पेंटर राजा जी से कहता है कि राजा जी, आपकी खूबसूरत पेंटिंग देखिए। तो राजा जी जब वो पेंटिंग देखता है तो अपने गले में का हार इतना खुश हो जाता है कि अपने गले में का हार निकाल कर पेंटर को देता है और कहता है कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग आज तक मैंने नहीं देखी। मेरे जितने भी परदादाओं की गैलरी में पेंटिंग है उन सभी में से ये जो पेंटिंग है वो सबसे खूबसूरत पेंटिंग है और मैं इसको अभी गैलरी में लगाऊंगा। ऐसी क्या खास बात थी उस पेंटिंग में कि सभी दरबारी खुश हो गए, ताली बजाने लगे। राजा भी इतना खुश हो गया, जो गुस्सैल राजा है वो इतना खुश हो गया कि उसने अपने गले का हार फेंक दिया और कहा कि क्या चाहिए मांगो। तो उस पेंटिंग में ऐसी पेंटिंग बनाई थी कि राजा के तो एक आंख और एक पैर नहीं था, तो उसने राजा जी को घोड़सवार दिखाया जहां पर एक तरफ से सिर्फ उसका एक पैर दिखे और अब उसकी आंख नहीं थी। तो उसने उस घोड़े पर तीरंदाजी करते हुए उस राजा को दिखाया, क्योंकि तीरंदाजी करते समय, निशाना लगाते समय एक आंख को बंद किया जाता है, वो कोई भी आंख हो सकती है।
तो ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत पेंटिंग थी कि देखकर दंग हो गया राजा भी, और उसको ये लगा कि मेरे एक शौर्य गाथा इस पेंटर ने अपने पेंटिंग में लाई है। तो आई होप ये जो स्टोरी है उससे आपको समझ में आया होगा कि परिस्थितियां तो हमेशा होंगी, हमेशा चुनौतियां हमको आती रहेंगी। परिस्थिति से हमको निपटना अगर नहीं आया तो वो बिल्कुल समस्या बन जाएगी। तो आपके भी लाइफ में बहुत से ऐसी परिस्थितियां आती होंगी कि अब क्या करें, अब खत्म, यानी कि इसके आगे मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो एक बात को याद रखना, जिस भी समस्या का हल अगर 15 मिनट में ना निकले तो उस समस्या को ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर 15 मिनट में उस समस्या का हल अगर आपके माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, उसका प्रति उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो उस समस्या को हम अपने ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए और अपने काम में लग जाना चाहिए। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई आपको पसंद आई होंगी, तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना, बने रहे अजीम के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक नई खूबसूरत कहानी के साथ। विश ऑल द बेस्ट, जय हिंद। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी में अगर सफल होना है तो उस मच्छर से सीखना चाहिए जिसे पता है जिंदा रहने के लिए उसे हर पल मौत से लड़ना पड़ता है। हाय गाइस, मेरा नाम है अजीम और मैं आप सबके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक ऐसी कहानी कि जो आपको रियल लाइफ से अटैच करेंगी। चलो जानते हैं। अमेरिका में एक कपल होता है और उस कपल के अंदर दिन रात इतना झगड़ा होता है कि वो एक बार तलाक लेने पे मजबूर हो जाते हैं। और तलाक की नौबत आने के बाद वो जो लेडी है पूरे प्रॉपर्टी पे अपना हक जता देती है, लेकिन उस इंसान के पास कुछ नहीं बचता। जब वो उसके खुद के जेब टटोलता है तो देखता है कि सिर्फ मेरे पास $70 बचे हैं। वो इंसान इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो सोचता है कि बस अब जिंदगी में ना फैमिली रही और ना पैसा, तो मैं एक काम करता हूँ, खुद को खत्म कर देता हूँ, यानी कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। लेकिन जब वो जेब को देखता है तो जेब में पड़े होते हैं $70। तो वो सोचता है कि अब चलो ये $70 बचे हैं, ये $70 में मौज मस्ती करता हूँ और अपनी जिंदगी को अलविदा कर देता हूँ। तो अगली सुबह वो निकलता है कसिनो के लिए। बोलता है कि चलो जुआ खेलता हूँ और जुए के अंदर पैसा हार जाऊं तो मैं अपनी लाइफ को खत्म कर दूंगा। वो जब जाता है तो रिसेप्शन पे वेटिंग होती है, तो वहां पर जाकर बैठ जाता है। तो उसके सामने एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ होता है, तो वो लेता है न्यूज़पेपर। चलो टाइम है तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो फ्रंट पेज पे एक बड़ी खबर छपी होती है कि जो गोल्ड माइन, कई सालों से जो गोल्ड माइन थी, आज उसकी नीलामी है। क्योंकि वहां पर न सरकार को कुछ गोल्ड मिला और न ठेकेदार को कुछ हासिल हुआ है, तो सरकार उसको उस दिन नीलाम करना चाहती है। तो देखता है कि टाइमिंग तो अभी का ही है, डेट आज की ही है। तब वो सोचता है कि चलो एक काम करता हूँ, वैसे भी मेरे पास $70 है, चलो नीलामी में जाकर हिस्सा लेता हूँ, देखता हूँ नसीब आजमा कर, अगर मिला तो ठीक, नहीं तो वैसे भी अपनी लाइफ को खत्म करना ही है। तो चला जाता है उस नीलामी में। लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि उस नीलामी में कोई नहीं आता, कि सबको पता हो चुका होता है कि वहां पर कोई सोना नहीं है और ना इसमें हमको कुछ प्रॉफिट होने वाला है। तो इसलिए कोई उस नीलामी में शामिल होने के लिए नहीं आता। तो ये अकेला बंदा वहां चला जाता है और जाने के बाद उस नीलामी में और दूसरा कोई ना आने की वजह से वो जो अधिकारी है उस इंसान को कहते हैं कि, तब अधिकारी कहते हैं एक काम कीजिए, आपके पास जितने डॉलर है वो दे दीजिए और ये आज से माइन आपकी। अब ये जो बंदा है ये सोचता है कि चलो यार, मेरे पास तो $70 थे, मैंने गवा दिए, और ये माइन का मैं करूँ क्या, इतना बड़ा खड्डा है, इतना बड़ा गड्ढा है। अब वो सोचता है कि मैं किस जगह से छलांग लगाऊंगा तो मैं सीधे ऊपर चला जाऊंगा। तो ये सोचते रहता है। तभी वहां के मजदूर उस इंसान के पास आते हैं और कहते हैं, साहब आज से तो ये माइन आपकी हो गई और हमें आज की तिहाड़ी तो मिल चुकी है, तो क्या करें, हम छुट्टी करें या कुछ और खुदाई का काम करें, क्योंकि आप मालिक हो आज से। वो इंसान कहता है चलो देखते किस्मत आजमा के, यहाँ तो कुछ मिलने वाला तो नहीं है, फिर भी शाम तक का वक्त है और शाम में अपनी जिंदगी खत्म कर देता हूँ। तभी वो मजदूर जाकर खोदने लग जाते हैं
और कुछ समय के बाद, कुछ फीट खोदने के बाद उस मजदूरों की आवाज आने लग जाती है, मालिक मालिक सोना मिल गया, मालिक सोना मिल गया। वो जो इंसान है वो चौंक जाता है, कुछ समय के लिए उसको चक्कर आने लग जाते हैं कि वाकई में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर तो सरकार ने हाथ छोड़ दिया था और यहाँ तो सरकार ने कहा था कि यहाँ पर सोना नहीं मिल सकता, और ये अचानक तो वहां जाकर दौड़कर जाकर देखता है तो वाकई में वहां पर सोना निकल चुका होता है और वो उस गोल्ड माइन का मालिक बन चुका होता है। ये स्टोरी है अमेरिका की, आप भी सर्च कर सकते हैं कि इंसान ने हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करनी चाहिए। क्या पता ऊपर वाले ने आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में और कुछ लिखा हो। यानी कि जिंदगी में अगर आप सिर्फ हार का सामना कर चुके हो या जिंदगी से हताश हो चुके हो, तब भी एक कोशिश और, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, बिना मेहनत के किसी की जय जयकार नहीं होती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहे अजीम के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, सच्ची मोहब्बत तो अधूरी रह जाती है, जो पूरी हो वो कहानी बन जाती है। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी रहे होंगे। आज की जो स्टोरी है वो बड़ी ही मजेदार है, मोहब्बत पे है। यानी कि शादी का लड्डू, जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। तो चलो जानते हैं। ये जो कहानी है बड़ी पुरानी है, लेकिन रिलेट करेंगे अपने पर्सनल लाइफ में। चलो, एक नगर के अंदर एक लड़का होता है जो शादी की उम्र उसकी हो जाती है। घर वाले बड़ा ही उसको फोर्स करते हैं कि शादी कर ले, शादी की उम्र चली जाएगी, शादी की उम्र अगर चली जाए तुझे लड़की कोई नहीं देगा। तो लड़का अपने माँ बाप से कहता है कि देखो मैं पूरी जिंदगी देख रहा हूँ, कोई लड़ता है, कोई झगड़ता है, जिनका लव मैरिज हुआ है वो भी सुकून से नहीं है, जिनका अरेंज मैरिज हुआ है वो भी सुकून से नहीं है। हर किसी के घर में कोई ना कोई झमेला है और मैं इस झमेले से बचना चाहता हूँ। मैं परेशान हूँ, मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता कि लव मैरिज करने के बाद इतने प्यार से रहते थे और शादी के बाद देखो रोज झगड़े हो रहे। तो उनके पिताजी कहते हैं बेटा एक काम करना, तू मैं ना जाकर संत कबीर से मिलाना। अगर संत कबीर ने तुमको बता दिया कि तुम शादी मत करो तो तुम जिंदगी भर ब्रह्मचारी बनकर रहना, हमारा कोई तुमसे फोर्स नहीं होगा। तो दूसरे दिन वो लड़का संत कबीर को मिलने जाता है और जब मिलता है तो उनसे कहता है मेरे पिता ने मुझे आपके पास भेजा है और ये सवाल पूछने के लिए कहा है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो संत कबीर कहते हैं कि बेटा एक काम करना, कल दोपहर 12 बजे तुम आ जाना, मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दे दूंगा। तो लड़का दूसरे दिन तैयार होकर चला जाता है संत कबीर के पास, क्योंकि लड़के को एक सवाल का जवाब मिलने वाला है, एक ऐसे सवाल का जवाब कि जो पूरी जिंदगी में उसने देखा है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या पूरी जो दुनिया चल रही है वो शादी के बदौलत चल रही है। शादी होंगी तो ही आगे परिवार बढ़ेगा, तभी सब सारी चीजें होंगी। तो लड़का जाता है और जाकर उन संत कबीर से मिलता है कि आपने मुझे कल बुलाया था और आज आ गया हूं मैं, 12 बज गए हैं, दोपहर है, कड़ी धूप है। तो संत कबीर उसको घर के बाहर ले जाते हैं और बाहर ले जाकर बीवी को आवाज लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि अजी सुनते हो, मेरी कहीं अंगूठी गिर गई है, तुम एक काम करना, लालटेन जलाकर लाना, लालटेन जलाकर लाना, चलो हम इस अंगूठी को ढूंढते हैं। तो कुछ समय के बाद उनकी बीवी एक लालटेन, जलता हुआ लालटेन लेकर बाहर आ जाती है और आने के बाद संत कबीर और उनकी बीवी वो अंगूठी ढूंढने लग जाते हैं। तो लड़का ये देखता है दोपहर के 12 बजे है, इतनी कड़ी धूप है, इतनी रोशनी है और इस रोशनी में ये संत बाबा, जो लोग इनको महान कहते हैं, ये कड़ी धूप में दोनों जोड़ी अंगूठी ढूंढ रहे। वो चीज को आश्चर्य हो जाता है वो लड़का, और ये चीज होने के बाद, वो सब सारी चीजें देखने के बाद लड़का संत कबीर को कहता है संत कबीर आप इतने महान हो है या नहीं, इतनी कड़ी धूप है, आपकी अगर अंगूठी गुम गई है तो आप खुद ढूंढ सकते थे, आपको आपकी वाइफ को बुलाने की क्या जरूरत थी, और ये धूप है ना,
और लालटेन, वो आपकी वाइफ भी लालटेन लेकर आ गई आपके कहने पर। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तभी संत कबीर कहते हैं, बेटा तुमने जो सवाल पूछा था कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका जवाब मैंने तुमको इस तरह से दे दिया है कि अगर रिश्ते में भरोसा हो, अगर रिश्ते में भरोसा हो तो वो जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत है, एक स्वर्ग से भी बढ़कर है। अगर उस रिश्ते में दरार आ जाए यानी कि भरोसा टूट जाए तो वो नरक से भी बदतर है। तो तुम वही देख रहे हो कि कई सारे लोग लव मैरिज करते हैं और बाद में टूट जाते हैं, क्योंकि शादी करने से पहले इतने बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और शादी के बाद एक अमरूद तोड़ के भी नहीं देते। फर्क बहुत है। और अरेंज मैरिज में एक दूसरे की सोच नहीं मिलती, क्योंकि वो एक दूसरे को कभी उन्होंने देखा नहीं होता और एक दूसरे को समझने में ही कई साल गुजर जाते हैं। और जब एक दूसरे को समझ जाते हैं तो उनकी लाइफ बड़ी ही बेहतरीन होती है। शुरुआती दौर में टकराव जरूर होता है, क्योंकि हर किसी की सोच अलग होती है, तो टकराव होना लाजमी है। तो बेटा तुमको ये बात समझ में आ गई होंगी कि अगर रिश्ते में यकीन है, भरोसा है, जिस तरह से मेरे कहने पर मेरे बीवी ने लालटेन, इस कड़ी धूप में भी मेरे बीवी ने लालटेन जलाकर लाया, इसका मतलब ये कि उनको मेरे बात पे भरोसा था। उसी तरह से अगर हर किसी के लाइफ में मियाँ बीवी पे भरोसा अगर हो गया तो उनकी लाइफ जन्नत से बढ़कर होगी। तभी संत कबीर कहते हैं कि शादी का लड्डू खाना है या नहीं खाना है ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तब वो लड़का कहता है कि महाराज मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके ऊपर लांछन लगाया, मुझे माफ कर देना, और मैं जाकर मेरे पिताजी से कहूंगा कि मेरे लिए एक अच्छी लड़की देखना कि जो मेरे सोच से सोच मिलाती हो, तभी मेरी जिंदगी भी खूबसूरत होगी, ना कि वो खूबसूरत हो और मैं उस खूबसूरती के चक्कर में मेरी जिंदगी को मैं तबाह करूं। सोच मिलनी चाहिए, इंसान की सोच मिलनी चाहिए, ना कि खूबसूरती। खूबसूरती 4 पल की रोशनी है। अगर उस खूबसूरती के साथ में भी हमने अगर अपने अंदर अमल लाए, खूबसूरत अमल अगर हमने लाए, तो वो जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत होंगी। जन्नत तो मरने के बाद होंगी, लेकिन जीते जी हमारी जन्नत ही जन्नत होगी। आई होप ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई आपको समझ में आ गई होंगी, आपने रिलेट भी किया होगा। ऐसे कई सारी स्टोरी मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। बने रहे अजीम के साथ में और प्यार बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जरा संभल के चलिए जनाब, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदियां बहती हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है अजीम और मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी जो आप आपकी लाइफ से रिलेट करेंगे और इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे। एक ऐसे राजा की कहानी मैं सुनाने वाला हूँ कि जो बड़ा ही दानवीर था और बड़ा ही दयालु था। कई पड़ोसी राजा उससे मिलने आते और पूछते कि भाई ऐसी क्या चीज तुम में है कि तुम अपनी प्रजा को भी खुश करते हो और आपका खजाना भी कम नहीं होता। तो ऐसा क्या शास्त्र ज्ञान है, जरा हमें भी बताइए। तो वो राजा हर राजा को वो चीज बता देता। लेकिन एक बार एक राजा ने उस राजा से कहा कि जिंदगी में एक बार तुम्हें एक ऐसा इंसान मिलेगा कि जो दुखी था और वो जितना भी तुम दोगे तब भी वो दुखी रहेगा। अब ये जो बात थी ये बात सच हो गई। तो एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ में नगर में भ्रमण करने के लिए निकलता है और यह सोचता है कि जो भी मुझे अगर कोई गरीब दिखेगा तो मैं उसकी मदद करते हुए वापस आ जाऊंगा। वो नगर में घूमते रहता है, देखते रहता है, जो भी उसके पास आता उसको कुछ ना कुछ दे देता और दुआएं लेता। तो उसे दूर एक भिखारी नजर आता है जो कि बड़ा ही फटे हाल है और बड़ा ही दिखने में ऐसा लग रहा था कि बड़ा ही माजूर है, उसको शायद पैसों की जरूरत है। तो राजा अपने सैनिकों से कहता है कि जाओ और उस इंसान को बुला के लाओ। तो सैनिक जाते हैं और उस इंसान को बुला के लाते हैं। तब वो राजा उस इंसान से हालचाल पूछता है और अपने पास से एक सोने का सिक्का उस इंसान को दे देता है। देने के बाद
वो जो इंसान है वो इतना खुश हो जाता है, नाचते गाते इतने खुशी में वो वापस जहां पर वो बैठा था वो वहां पर जाकर बैठ जाता है और उस सोने के सिक्के को उछालने लगता है। तो ये मंजर राजा भी देखता है और राजा भी मुस्कुराने लगता है कि देखो मैंने आज एक ऐसे इंसान की मदद की, शायद उसने कभी जिंदगी में उस सोने का सिक्का देखा नहीं होगा, आज वो इतना खुश है और अपने मस्ती में मगन है। तभी वो जो इंसान है वो सिक्का उछालते उछालते वो सिक्का नाली में गिर जाता है। जब वो सिक्का नाली में गिर जाता है वो नाली में ढूंढने लग जाता है कि वो सिक्का कहाँ गया, गुम हो गया। ये मंजर राजा भी देखते रहता है। तो राजा बोलता है सैनिकों से उस इंसान को वापस से बुला के लाओ, उसका सिक्का नाली में चला गया है, तुम उसको वापस बुला के लाओ। वो इंसान वापस आता है। आने के बाद राजा कहता है कि तुम्हारा एक सिक्का नाली में गिर गया है, चलो एक काम करते हैं, ये दूसरा सिक्का ले लो। तो वो इंसान वो सिक्का लेता है और अपने जेब में डालकर उसी जगह जाकर बैठ जाता है और फिर से नाली में वो जो गुम हुआ सिक्का है उसको ढूंढने लगता है। और ये मंजर फिर राजा को परेशान कर देता है कि यार इसको मैंने पहले सिक्का दिया था, उसने खो दिया, अब दोबारा सिक्का दिया है लेकिन उसे शायद और सिक्के की जरूरत है। तो फिर से सैनिकों से कहता है और उसे बुला के लाओ। वो इंसान वापस से आता है। आने के बाद राजा फिर से उसको और एक सिक्का देता है। वो इंसान तीसरा भी सिक्का लेता है और फिर जाकर वही बैठता है और फिर नाली में ढूंढने लगता है। अब इस चीज को देखने के बाद राजा परेशान हो जाता है कि इसकी तो मैंने 3 बार मदद की। तो राजा को ये बात बड़ी अजीब लगती है। अब वो सैनिकों से बोलता है कि उस इंसान को बुला के लाओ। वो इंसान फिर से आता है। आने के बाद राजा उस इंसान से कहता है कि मैंने तुम्हें पहला सिक्का दिया, वो तुम्हारा नाली में चला गया, दोबारा मैंने तुमको बुलाया, दोबारा मैंने आपको ऐसे करके 2 सिक्के दिए, आप उसमें खुश नहीं हो। तो इंसान कहता है खुश हूं, लेकिन आपने जो मुझे पहला सिक्का दिया था मैं उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि उस सिक्के में मुझे वो खुशी मिली थी जो ये 2 सिक्के नहीं दे पाए। तो मैं वही खुशी को ढूंढ रहा हूं और मुझे वही सिक्का चाहिए। तो राजा को ये बात समझ में आती है कि अगर इंसान की पिछली जिंदगी की खुशी उसे भूले नहीं जाती तो आने वाला जो पल है, आने वाली खुशी की कोई वैल्यू नहीं होती। ये छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम अपने पिछली जिंदगी को याद करते हुए अगर हम आज में जिएंगे तो अपना भविष्य खो देंगे। तो आज में जियो, वर्तमान में जियो। जो खुशी थी वो लौटकर वापस नहीं आएंगी, लेकिन आने वाला पल आपके हाथ में है। आज में जियो, आज में मेहनत करो, एक ना एक दिन वो जो चीज तुमने खो दी थी उससे बेहतर आपको मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आज में आपको काम करना पड़ेगा और खुश रहना पड़ेगा। जैसे कि कहा जाता है कि इंसान की सोच ही इंसान को खत्म कर देती है और इंसान की सोच ही इंसान को आगे बढ़ाती है। जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई आपको पसंद आई होंगी तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहे अजीम के साथ। जय हिंद, जय भारत। किसी ने बड़े कमाल की बात कही, छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और जो बांट कर खाता है वो कभी भूखा नहीं रहता। हाय गाइज, मेरा नाम है अजीम और मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी कि जो आप सुनने के बाद भी बोलेंगे वाह, वाकई में बढ़िया कहानी है। चलो जानते हैं। एक बहुत पुराने जमाने की बात है जब बंदर बड़े पैमाने पे राज किया करते थे। उस जंगल में बंदर का राज हुआ करता था। तो उनका एक राजा हुआ करता था जो बड़ा ही बलशाली और दिखने में भी बड़ा ही विशाल नजर आता। एक बार एक बंदर दौड़ते हुए बंदरों के राजा के पास आता है और कहता है, महाराज बहुत बड़ी समस्या आ गई है। एक अपने जंगल के किनारे पे जो झरना है वहां पर आम का जो बगीचा है उस किनारे पे इंसानों ने बस्ती बसाई है और वो इंसान कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। तभी बंदरों का जो राजा है उन सभी बंदरों को इकट्ठा करता है और उनको आदेश देता है कि जल्दी जाना और जाकर वो जो आम का बगीचा है वहां से सारे आम तोड़ के लाना।
एक भी आम बचना नहीं चाहिए। तो सभी बंदर दौड़ते हुए जाते हैं और उस आम के बगीचे के सारे आम तोड़ कर ले आते हैं। गलती से एक पत्तों के पीछे एक आम रह जाता है और कुछ दिन के बाद वो जो आम है वो पक कर नीचे झरने में गिर जाता है और वो बहते हुए नदी से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तभी राजा अपने सैनिकों के साथ में उस नदी में स्नान करने के लिए जाता है। तब देखता है कि एक फल बहते हुए उसके पास आ रहा है। तभी राजा अपने सैनिक को कहता है वो क्या है? तो सैनिक कहते हैं राजा जी उस फल को आम कहते हैं और बड़ा ही खाने के लिए बड़ा ही स्वादिष्ट है। तो तभी राजा कहता है अच्छा तो एक काम करना, उसको काट कर लाना। तो सैनिक फल काट कर लाते हैं। तो राजा कहता है एक काम कीजिए, आप जितने भी हैं उसमें से एक एक हिस्सा खा लीजिए। तो देखता है कि सभी सैनिक मजे से खा रहे और उन्हें कुछ नहीं हुआ। तभी राजा कहता है कि चलो वो आम मुझे दे दो। तो आम वो चखता है। चखने के बाद जिंदगी में पहली बार उस राजा ने उस फल का मजा लिया था। तो तभी राजा सैनिकों से कहता है कि इसका जो स्वाद है बड़ा ही मीठा है और रसीला है, एक काम करो मुझे और फल चाहिए। तभी सैनिक कहते हैं राजा जी इस फल का जो बगीचा है वो वहां पर बंदरों का राज है और बड़े सारे बंदर हैं, हम वहां से नहीं ला सकते। तभी राजा गुस्से में आकर कहता है काम करो, तुम जाओ और सभी बंदरों को मार दो। सेना की टुकड़ी तैयार होती है और उस तरफ निकल पड़ती है। तभी एक बंदर देखता है कि इंसान हमारे ऊपर मारने के लिए आ रहे हैं। तो दौड़ते हुए राजा के पास जाता है और कहता है महाराज इंसान हमें मारने के लिए आ रहे हैं, क्या किया जाए? तब बंदरों का राजा कहता है मुझे पता था कि ये पल आएगा जरूर। तो हम एक काम करते हैं कि सभी बंदरों से कहो कि यहाँ से हमको निकलना है, इस खाई से गुजरते हुए दूसरे जंगल में चले जाएंगे, वहां हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो बंदरों का राजा उस खाई के बीच में दोनों तरफ हाथ रखकर पकड़कर सभी बंदरों से कहता है कि एक काम करो मेरे ऊपर से गुजर जाओ और उस तरफ निकल जाओ। कई सारे बंदर फिर उसके कंधे से होकर उस खाई के पार निकलने लगते हैं। उसमें से एक ऐसा बंदर होता है कि जो बंदरों के राजा से बड़ा ही जलता है, उसके अंदर बहुत जलेसी होती है उस राजा के लिए। तो वो बंदर एक नोकदार लकड़ी लेता है और चलते चलते उसके सीने में मार देता है। और जब वो सीने में घुसने के बाद बंदर को बड़ी तकलीफ होती है और उसी तकलीफ में उन सभी बंदरों से कहता है कि जल्दी निकलो, मैं ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। तो सभी बंदर उसमें से पार हो जाते हैं और ये चीज जब होती रहती है तो दूर से ये राजा ये मंजर देखता है कि एक बंदर सभी को पार करा रहा है और उसमें से एक बंदर ने इसको मार दिया है। तो उस राजा को बहुत अफसोस होता है। तो वो कहता है सैनिकों पहले जाकर उस बंदर को बचाओ। और तब तक वो बंदर नीचे गिरता है और जाकर सैनिक उस बंदर को उठाते हैं और वैद्य जी को बुलाते हैं और उसका इलाज करने शुरू कर देते हैं। लेकिन अफसोस कहते हैं ना कि नीति को कुछ और मंजूर था। इलाज करने के बाद बंदरों के राजा को होश आ जाता है और उस होश के दरमियान राजा उससे कहता है अरे तुम इतने विशाल हो, तुम पहले जाना चाहिए था, ना कि तुम्हारे बंदरों को तुमने आगे भेजा और उसमें से आपको एक बंदर ने मार भी दिया। ऐसा क्यों किया? तुम जा सकते थे। तभी बंदरों का राजा कहता है कि मैं उन सभी बंदरों का राजा हूं, वो मेरी प्रजा है, मेरा ये कर्तव्य है कि मेरा जो परिवार है मैं उनकी पहली सुरक्षा करूं, फिर उसके बाद मेरी। ये कहकर वो बंदर अपनी आखिरी सांसें ले लेता है और मर जाता है। तब राजा को ये बात सुनने के बाद बड़ा अफसोस होता है। वो अपने ऊपर एनालिसिस करता है कि यार मैं सभी पे शक करता हूँ और मैं अपने परिवार को नहीं संभाल पाता। मुझे भी मेरी जो प्रजा है उसको भी मेरे परिवार की तरह मुझे उसको संभालना होगा और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना होगा। आई होप ये जो स्टोरी है बड़ी ही छोटी है और डिफरेंट है। आप सोचेंगे कि इसमें क्या था, तो मेरे भाई हम भी उस बंदर के राजा की तरह है। हमारे लिए हमारा जो परिवार है हम उसके राजा है। हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, अगर वो गलत हुआ तो उसका असर हमारे परिवार पे होता है
और वो सही हुआ तो हमारे परिवार ही खुश होने वाला है। तो सोचिए कि जो भी हम कार्य करें सोच समझ के कीजिए, क्योंकि जो भी हम करेंगे उसका असर हमारे परिवार पे होने वाला है। क्योंकि जिंदगी में सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, हमारे लिए भी हमारा परिवार है। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होंगी और स्टोरी से बहुत कुछ नॉलेज आपने लिया होगा। तो बने रहे अजीम के साथ में, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।